एक गूगल फॉर्म की वैल्यू आप क्या जानते हो? जी हाँ, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक यही होने वाला है कि गूगल फॉर्म डॉक्टर्स के लिए कितना वैल्यूएशन है और गूगल फॉर्म को यूज कर हम अपने क्लिनिक हॉस्पिटल को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो या ये बात करें कि गूगल फॉर्म है हर बिजनेस के लिए काफी बेनिफिट है। अगर आप डॉक्टर है, कंसल्टेंट या बिजनेस ओनर है तो ये सभी के लिए बेनिफिट है। वैसे गूगल फॉर्म के आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बट मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाला हूँ किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन कर सकते हैं यूजिंग द गूगल फॉर्म, और किस तरीके से एक डाटा को एनालिटिक करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग में वो आपको हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले ये हमें जान लेना जरूरी है कि डाटा या एनालिटिक का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि अगर हम गूगल फॉर्म बना भी लेते हैं, जब तक हमें ये पता नहीं रहता कि डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, उसका एनालिटिक कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर किस तरीके से हेल्प करेगा, तो हमें उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो देखिए, डाटा या एनालिटिक की वैल्यू समझने के लिए मैं एक अलग कैटेगरी के अंदर बात करूंगा। मैं बात करूंगा पॉलिटिशियंस की। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी किसी को भी टिकट देने से पहले जो सर्वे करती है, वो सर्वे का आधार क्या होता है? या तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस की कास्ट के ऊपर, वहां पे यूथ कितना है उसके ऊपर, वहां पे रिलीजन क्या है उसके ऊपर, एजुकेशन स्टेटस क्या है उसके ऊपर ही पूरा सर्वे किया जाता है। उसके बेस के ऊपर ही वहां पे टिकट दी जाती है। टिकट देने के बाद जो उम्मीदवार होता है वो भी अपने लेवल के ऊपर छोटे छोटे तहसील स्तर पे या गांव स्तर के ऊपर पूरा सर्वे करवाया जाता है। उसके बाद वो अपना पूरा प्लान क्रिएट करते हैं। तो ये तो चीज हम समझ गए हैं कि डाटा के बेस के ऊपर पूरा प्लान या पूरा स्ट्रेटेजी काम करता है। तो हम तो एक बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो भी आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस तरीके से इस कंपनी को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्या सर्वे कर सकते हैं, क्या नई चीज बता सकते हैं, जिससे आपका उस कंपनी के अंदर ग्रोथ भी काफी अच्छा हो सकता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, डॉक्टर, कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर, वेदर यू आर डूइंग एनी जॉब इन एनी अदर कंपनी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं क्रिएट करके बताऊंगा आपको एनालिटिक कैसे करना है, उसके बेस के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग में आपको कैसे बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज तो हम समझ गए हैं कि डाटा और एनालिटिक का कितना ज्यादा बेनिफिट्स है हमारे लिए। अब गूगल फॉर्म होता क्या है? देखिए, गूगल फॉर्म एक बाकी सभी जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म होता है उसी की तरीके होता है। अभी तक हम जो डाटा है जो मैनेज करते हैं, वो डाटा जो मैनेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट के अंदर करता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने के लिए हमें अपने डाटा को क्लाउड के ऊपर स्टोर करना शुरू करना होगा। क्लाउड के ऊपर स्टोर करने का मतलब कि गूगल एक फ्री सर्विस है। आप जीमेल के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं, मोस्टली 95% लोगों के पास जीमेल अकाउंट होता है। अगर नहीं है तो अभी आप क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट से काफी बेनिफिट्स है। वो फ्री बेनिफिट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। तो जहां पे गूगल के टूल्स को किस तरीके से आप बिजनेस में यूज करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और वो अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ दे सकता है। तो पॉइंट पे आते हैं फिर से। गूगल फॉर्म का जो मेनली यूज होता है वो बाकी फॉर्म्स की तरह ही होता है कि वेबसाइट के ऊपर फॉर्म होगा, लेकिन गूगल फॉर्म का बेनिफिट्स आप ले सकते हैं पूरा डाटा को सिमेट्रिकल करने के लिए, क्योंकि गूगल फॉर्म के अंदर जो डाटा फिलअप किया जाता है ना, वो आपकी स्प्रेडशीट जो एक एक्सेल का ही रूप है, आपका ऑनलाइन जो ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव होता है, वहां पे आपका एक्सेल शीट के अंदर वो डाटा एक सिस्टमेटिक तरीके से सेव हो जाता है, जिसको आप फर्दर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप उस डाटा के बेस के ऊपर एनालिटिक कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से एनालिटिक करना है, किस बिजनेस के अंदर किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं गूगल फॉर्म, वो भी हम आज जानेंगे। गूगल फॉर्म किस इंडस्ट्रीज के लिए काम करेगा? अगर आप देखिए, एजुकेशन इंडस्ट्रीज है तो आप स्टूडेंट्स का इंक्वायरी ले सकते हैं, स्कूल है तो एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं तो उनकी इंक्वायरी के उनके ऑर्डर आप ले सकते हैं, उनके बेस के ऊपर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मेरी बात करूं कि मैं कोच कंसल्टेंट का काम करता हूं, तो मैं एक बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सर्वे में ले सकता हूं, एक फीडबैक के लिए फॉर्म यूज किया जा सकता है। तो काफी वेराइटीज है।
हमें देखना होगा हम अपने बिजनेस के अंदर इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें और इसके जो बेनिफिट है हम किस तरीके से कर सकते हैं। इवन इन द अगर आप कोई वैकेंसी है, जॉब वैकेंसी है, अगर वो आप लेना चाहते हैं डाटा जो फ्यूचर में आपके पास सेव है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि डाटा अभी आपने कोई वैकेंसी के लिए कोई डाटा लिया आपके ऑफिस में पड़ा है, लेकिन वो यूज नहीं होने वाला। फ्यूचर में अगर आप वैकेंसी अगर कोई जॉब वैकेंसी का डाटा अगर आप गूगल फॉर्म के जरिए ले रहे तो वो डाटा आपके पास आपकी स्प्रेडशीट में सेव हो जाता है। फ्यूचर में जब भी कोई वैकेंट होती है सीट तो उन्हीं के अंदर से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, तो जिसके जरिए आपका जो वर्क है वो काफी आसान हो जाता है। तो अभी देखिए मैं डॉक्टर्स की बात करूंगा, इस गूगल फॉर्म को डॉक्टर्स किस तरीके से यूज करके अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल को ऑटोमेट कर सकते हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के अंदर एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। 95% जो डॉक्टर्स है वो 90s के दौर के जो सिस्टम है उसी तरीके से अपने पेशेंट्स की ओपीडी की डिटेल्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? बाहर काउंटर के ऊपर कोई भी पर्सन बैठा होता है, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका नाम लिया जाता है, मोबाइल नंबर लिया जाता है, कौन से शहर से वो आया है वो डिटेल लिया जाता है और बेसिक डिटेल्स ले ली जाती है और उसके बाद वो ओपीडी के लिए जाते हैं, नंबर उनका बुलाया जाता है और दिया जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो 95% सभी डॉक्टर्स यूज करते हैं। अब इसी चीज को हम डिजिटली किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। तो ये चीज मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर एक ओपीडी फॉर्म होगा, डॉक्टर्स के काउंटर के ऊपर होगा और गूगल फॉर्म जो होता है वो मोबाइल फ्रेंडली होता है, मोबाइल से भी आप यूज कर सकते हैं, आप लैपटॉप से, टैब से, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से गूगल फॉर्म बनाएंगे और कैसे वो अपने को हेल्प करने वाला। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके सामने गूगल क्रोम में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर आपको डॉट्स दिख रहे होंगे गूगल एप्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे गूगल से सभी एप्स आपको अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। जैसे ही गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव आपके सामने ओपन हो जाएगी। वैसे आप डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक करके भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बताने वाला हूँ। जिस तरीके से हम काम करते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लिखा ओपीडी फॉर्म्स, ठीक है। अब एक फॉर्म्स, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया ओपीडी फॉर्म के नाम से। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे आ गया गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म पे जैसे मैं एरो पे लेके जाऊंगा वहां पे ऑप्शन आता है ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक क्विज फ्रॉम ए टेम्पलेट। तो मैं एक ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने गूगल फॉर्म एक ओपन हो जाता है, अनटाइटल्ड फॉर्म है आपके पास। तो सबसे पहले मैं इसका एक नाम दे देता हूं, डेली ओपीडी फॉर्म। अब देखिए मैंने इसको नाम दिया। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये नाम इसका भी आ जाएगा। मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया ना उसका रीजन है कि वो सारा जो डाटा है उसी फोल्डर के अंदर सेव होगा। जो अपनी सीट बनेगी ना उसी के अंदर बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप अपने देखते हैं किस तरीके से अपने वो सीट बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, आप मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में बना सकते हैं। तो वो अपने बात करते हैं कि जब पेशेंट्स आपके पास आता है तो पहली इंफॉर्मेशन क्या ली जाती है, पेशेंट्स नेम, ठीक है। आपने ऐसे क्लिक किया तो डायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे पेशेंट नेम है, यहाँ पे आपको चूज करना है शॉर्ट आंसर। तो 1 लाइन आपका आंसर होगा इसके अंदर। और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना। रिक्वायर्ड मतलब ये मैंडेटरी है, आपको डालना ही होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर प्लस का आपको साइन देकर का ऐड क्वेश्चन, आपने एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना है। मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे सेकंड अपने क्या डिटेल ले सकते हैं, अपने पेशेंट्स का एज ले सकते हैं या उसका जेंडर ले सकते हैं। उन्होंने जेंडर लिया, एंटर किया। उसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है।
डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, मैंने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। यहाँ पे मैं लेता हूँ सिटी, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास हम जो काम करते हैं उसके अंदर हम व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा एंट्रीज भी ना हो। नॉर्मली जो मोबाइल नंबर होता है वही उनका व्हाट्सएप नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से व्हाट्सएप नंबर। बट मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर ना देके मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिया है। फर्स्ट में दे दिया है सेम एज मोबाइल एंड अनदर इज अदर ऑप्शन। तो होगा क्या कि जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनसे आप सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेशेंट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे है। अगर बोलेंगे तो सेम एज मोबाइल पे आप टिक करके सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अगर नहीं है तो उनसे एक अनदर नंबर आप ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। अपने ने क्या क्या लिया है, पेशेंट का नेम ले लिया, जेंडर ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, सिटी ले लिया, हमने व्हाट्सएप नंबर उसका ले लिया है। अभी हम यहाँ पे लेते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस अपने दे सकते हैं। कफ, मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे आपको उन प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिनके लिए मोस्टली आपके पास पेशेंट्स आते हैं, और लास्ट के अंदर एक ऐड अदर का ऑप्शन देना है कि जो उसके अंदर से मैच नहीं होता तो वो अदर वहां पे लिखे, तो फ्यूचर के अंदर अपने फॉर्म के अंदर वो चीजें आप ऐड कर पाए। ये चीजें किस लिए होती है ड्रॉप डाउन, इससे क्या होता है कि फॉर्म जो सबमिट करने का जो स्पीड है वो काफी अच्छा हो जाता है, और एक फन वे भी होता है। जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि रेडियो बटन में उस पर क्लिक करके आप इजीली आप सबमिट कर सकते हैं, और डाटा भी आपका एक अच्छा डाटा क्रिएट होगा। नहीं तो नॉर्मली क्या है कि हम टाइप करते हैं ना, नॉर्मली हम अगर टाइप करेंगे तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, अलग अलग डाटा है, तो वो जो एनालिटिक में आपको आगे बताने वाला हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मेरा जो सजेशन रहेगा वो आपके लिए ये रहेगा कि डाटा जितना भी है उसको मल्टीपल चॉइस के अंदर या ड्रॉप डाउन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कीजिए। जो भी ऑप्शन है कि जैसे मान लो जेंडर है, यहाँ भी अपने क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अपने मेल कर दिया और यहाँ पे फीमेल कर दिया, यहाँ पे अपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉर्म अपना जल्दी फिलअप होगा। और यहाँ पे एक अपने एक फॉर्म और देते हैं, क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो पेशेंट आपके पास आया है वो न्यू पेशेंट है या ऑलरेडी आपके पास अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, पहले भी आ चुका है, विजिट कर चुका है, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो न्यू पेशेंट हो गया, ऑलरेडी पहले विजिट कर चुका है तो वो ओल्ड पेशेंट हो गया। तो पेशेंट टाइप हो गया, उसके बाद पेशेंट का नेम हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, सिटी, व्हाट्सएप नंबर हो गया, प्रॉब्लम क्या है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसको भी अपने रिक्वायर्ड कर देंगे। रिक्वायर्ड करने से अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे रेड कलर का स्टार आ जाता है यहाँ पे, तो इससे क्या होता है कि ये मैंडेटरी हो जाता है, फिलअप करना कंपलसरी हो जाता है ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि फिलअप करना चाहिए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक मैंने सारी डिटेल डाल दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कस्टमाइज थीम का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप अपने कलर चूज कर सकते हैं थीम के अकॉर्डिंग।
इवन इन द हेडर के अंदर इमेज देने का भी ऑप्शन होता है, अगर आप इमेज देना चाहते हैं। वैसे तो क्या है कि ये आपका स्टाफ ही इसको फिलअप करने वाला है, तो ज्यादा इन चीजों के अंदर अपने को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फन के लिए, कोई अच्छा लुकिंग करने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे काफी इमेजेस है, यहाँ से चूज आप कर सकते हैं। आपके पास कोई इमेज है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप कोई भी एक रैंडम इमेज चूज कर सकते हैं। मैंने एक इमेज ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां से डायरेक्टली। तो ये एक मैंने इमेज बनाया, अचीव 10x ग्रोथ इन बिजनेस। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज अपलोड करके उसको डन आप कर सकते हैं। तो वो इमेज आपका हेडर के अंदर इस तरीके से आपको शो करेगा, तो लुकिंग वाइज अच्छा लगता है। बाकी ये फॉर्म है, आप मैंने जैसे बताया कि आपके स्टाफ ने फिलअप करना है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे अगर आप फ़ॉन्ट चूज करना चाहें तो फ़ॉन्ट वगैरह भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। पूरी फैसिलिटीज है आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप जो भी फ़ॉन्ट है उसी के ऊपर जाएंगे तो अभी कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये सारा आपका एक बार फॉर्म बन चुका है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको जाना है रिस्पॉन्स के अंदर। देखिए, रिस्पॉन्स में जाने के बाद आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्प्रेडशीट का आइकन दिया हुआ है। स्प्रेडशीट के आइकन पे आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और वो जो आपने जो नाम बनाया है डेली ओपीडी फॉर्म, उसी के नाम से आगे ब्रैकेट में रिस्पॉन्स है, और ये वहीं पे सेव हो रहा है जहां पे आपका गूगल फॉर्म है। तो अपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इस फॉर्म के ऊपर, जो भी फिलअप कर रहा है, वो इस डाटा शीट के अंदर आपका सिस्टमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प भी आ जाए, मतलब आज जो ओपीडी आ रहा है, कल आ रहा है, तो आपको डेट वगैरह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब आपका ये पूरा फॉर्म हो गया। अभी यहाँ पे ये फॉर्म आपने सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है सेंड करने का, तो यहाँ पे सेंड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे लिंक का, और शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक कर दीजिए। तो एक शॉर्ट यूआरएल आपके सामने बन जाता है। इसको आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से दिखेगा आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से दिखेगा। अब इसको फिलअप कैसे करना है, देखिए यहाँ पे टाइप न्यू है, पेशेंट नेम मैंने ऐसे नाम दे दिया इसमें, और मोबाइल नंबर, सेम एज मोबाइल, ठीक है, सबमिट। अब ये सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो डायरेक्टली ये क्या है कि आपका जो स्टाफ है एक बार फिलअप किया, उसके बाद दोबारा से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा फिलअप करने के लिए। और ये देखिए आपका डाटा है वो यहाँ पे आ चुका है। काफी इजी है, पूरा डाटा आपका सिस्टमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब इससे डाटा से क्या होने वाला है, आपने बोला कि चलो ठीक है डाटा तो हमारे पास आ गया, अच्छी बात है, डाटा का यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ। मैंने ओपन किया, यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है, डेली बुक अपॉइंटमेंट। उस पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ओपन हुआ डेली बुक अपॉइंटमेंट। जो फॉर्म अपनों ने बनाया था वो है, अपने वाले फॉर्म के अंदर जो अभी नहीं बनाया उसके अंदर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, 1 ही रिस्पॉन्स है। तो उसके बेस के ऊपर मैं एनालिटिक क्या काम करता है, कैसे आपके लिए बेनिफिट है, वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने एक पुराना फॉर्म लिया है, डमी फॉर्म है, तो उसको आप देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि एनालिटिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। तो यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर का फॉर्म है। यहाँ पे पेशेंट का नेम है, जेंडर है, एज है, सिटी है, मोबाइल नंबर है, सेम वो व्हाट्सएप का वाला हो गया। सर्विसेज, पेशेंट किस लिए आया है, अल्ट्रासाउंड के लिए आया है, डिजिटल एक्सरे, एमआरआई के लिए आया है या अदर के लिए आया है, पेशेंट टाइप क्या, न्यू है, ओल्ड है। रेफरेंस बाय, डॉक्टर का नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस डॉक्टर ने रिकमेंड किया है या रेफर किया है, या कोई अदर किसी ने रेफर किया है, कोई फ्रेंड ने किया, तो वो सारी चीजें आप इस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं रिस्पॉन्स पे जाता हूँ। रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी सीट के अंदर डाटा तो इकट्ठा हो ही रहा है, बट यहाँ पे आपको पेशेंट का नाम आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अब ये एनालिटिक है, आपके पास 32 रिस्पॉन्स आए हैं, 32 डाटा फिलअप हुआ है लास्ट डेट के अंदर, और उसके अंदर से 71.9% जो है वो फीमेल्स है। ये डाटा आपके लिए काम आने वाला है। अभी आपको ये पता लग रहा है कि आपके पास जो ओपीडीज आ रही है
वो किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। वुमेन्स आ रही है आपके पास और उनका एज भी है। अगर आप एज की बात करेंगे, मैंने एज फैक्टर भी इसके अंदर लिया था, तो किस एज की वुमेन्स आपके पास ज्यादा आ रही है या मेंस किस एज के आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, ये पूरा एनालिटिक आपके पास आ जाता है ऑन वन क्लिक। अब यहाँ पे देखिए सिटी लिया मैंने। अब सिटी के अंदर आप अलग अलग सिटीज है, तो यहाँ पे देखिए 13%, 40% कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, 12% कहाँ से आ रहे हैं। अलग अलग सिटीज के नाम से आपको पता लगेगा कि आपके जो पेशेंट्स है वो कौन सी सिटी से ज्यादा आ रहे हैं, आपको फोकस कहाँ करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता लगेगी कि एक्चुअल में आपका टारगेट ऑडियंस है कहाँ, आपको टारगेट किनको करना है, किस एज ग्रुप को करना है और किस प्रॉब्लम के लिए करना है, ये चीजें आपको पता लगेगी। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, मोबाइल नंबर आ गया, इसके लिए अपने को रिक्वायरमेंट नहीं। अभी देखिए यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे 100% अल्ट्रासाउंड के लिए आया, तो आपके अलग अलग सर्विसेज के लिए आपके पास आते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि अपने पास डिजिटल एक्सरे के लिए, कफ के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम्स आपको वहां पे शॉर्टेज करनी पड़ेगी। उसके बेस के ऊपर आपका एनालिटिक काम करेगा, उस एनालिटिक के बेस के ऊपर आप ये जज कर पाएंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, प्रैक्टिस के लिए कहाँ पे फोकस आपको करना है। गूगल फॉर्म का मीन ये नहीं है कि ओनली डाटा कलेक्शन करना। डाटा कलेक्शन तो मैंने आपको बताया कि डाटा कलेक्शन आपका हो रहा है। अब डाटा कलेक्शन का यूज कैसे करेंगे, देखिए डाटा कलेक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, आप एसएमएस के जरिए कर सकते हैं, लेकिन अभी तो क्या है कि व्हाट्सएप ने बिजनेस एपीआई देना शुरू कर दिया है, तो इंटरेक्ट करके काफी अच्छा टूल है। 1000 की कॉस्टिंग होती है, जियो का है, तो वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई विल हेल्प यू इन दैट। तो उससे क्या होगा कि आप अपने पेशेंट्स को नर्चर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको डेली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनको डाइट चार्ट या उनको कुछ हेल्पफुल या कुछ ब्लॉग्स या कुछ कंटेंट आप व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर सकते हैं। दैट इज अलाउ बाय द व्हाट्सएप। अगर आपके पास पेशेंट्स है, आपका कस्टमर है, आपके पास लीड्स है, आपके पास डाटा है, तो आप नर्चरिंग कर सकते हैं। उसका एक कंसेप्ट है, उसके लिए आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करनी पड़ती है। वन टाइम टास्क है, ये भी एक ऑटोमेशन का जरिया। आपके पास कोई पेशेंट्स का इंक्वायरी होता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो डायरेक्टली वो लीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो काफी ऐसी चीजें, जब आपके पास डाटा होता है ना, तो चीजें करने के लिए काफी है, आसान हो जाती है चीजें करने के लिए, और आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो आपके बिजनेस को, आपके हॉस्पिटल को, आपके क्लिनिक को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक पे जाओ, उस पर क्लिक करो और पैसा लगाओ। दैट इज नॉट एन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको समझना होगा और पेन पॉइंट ऑफ योर ऑडियंस, आपकी पेशेंट्स की जो पेन पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका डेमोग्राफी क्या है, ये सारी चीजें जब आपको पता होगी तभी आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर आगे जा पाओगे या उसका आप बेनिफिट ले पाओगे। डाटा से आप एनालिटिक कर पाएंगे कि किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, क्या मेन प्रॉब्लम्स आ रही है और किस मंथ के अंदर। नॉर्मली क्या है कि जब अपने पास डेट आती है, मंथ आता है, ईयर आता है, तो हम ये भी कर पाएंगे कि भाई इस मंथ के अंदर अपने पास इस तरीके के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं, तो फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट ईयर अपने पास ये चीजें समझने के लिए हो जाती है कि किन किन पेशेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस डेमोग्राफी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आउटडोर ओपीडी करते हैं तो अलग अलग डेमोग्राफी की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो वो चीजें आप समझने लग जाते हैं। जब समझने लग जाते हैं तो आपका फोकस भी उन्हीं के ऊपर जाता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ही कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें। अगर कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऑडियंस को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर है, मैंने लिंक में दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाकर आप अपनी ब्रांडिंग के साथ कंटेंट ले सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो कंटेंट अगर आप ले भी लेते हैं तो कम से कम वीक में एक बार वीडियो जरूर बनाएं। 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बनाना शुरू करें, अपने पेशेंट्स के साथ उनको शेयर करना शुरू करें। पहले डॉक्टर्स के लेवल के ऊपर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और शेयर करने के बाद उनको सर्कुलेट करें, अपने पेशेंट्स को, उनको वैल्यू देने की कोशिश करें। आपके पास आपको पता लग रहा है कि किस किस प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स आते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, मतलब कि उनकी डेली लाइफ में उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, उनकी हेल्दी डाइट कैसे होनी चाहिए, हेल्थ के ऊपर उनको कैसे करना चाहिए, तो आप बेटर मोटिवेट कर पाएंगे उनको। क्योंकि नॉर्मली जो आज का जो नॉलेज आ रहा है ना पेशेंट्स को, वो नॉलेज आ रहा है गूगल का। गूगल डॉक्टर बन चुका है बिल्कुल।
जो भी प्रॉब्लम आता है पेशेंट्स को, जो भी सिम्टम्स आते हैं ना, सबसे पहले वो गूगल को सर्वे करता है, गूगल के ऊपर रिसर्च करता है, गूगल डॉक्टर के पास जाता है, गूगल डॉक्टर के पास जाता है, गूगल डॉक्टर के पास जाने के बाद पेशेंट आपके पास आता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए जब वो गूगल डॉक्टर के पास जाए तो गूगल डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रांड अथॉरिटी भी बिल्ड होगा। जब पेशेंट्स आपके पास आएगा तो उसका जो वे ऑफ जो टॉकिंग होता है ना, वो काफी डिफरेंट होगा। जब वो आपका एक ब्रांड बिल्डिंग बन जाता है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, तो आपसे डिस्कशन करने का तरीका अलग होता है। नहीं तो नॉर्मली पेशेंट्स किस तरीके से बात करते हैं वो आपको आई थिंक बेटर पता होगा, क्योंकि जब वो डॉक्टर गूगल डॉक्टर का जो नॉलेज लेके आपसे डिस्कशन करते हैं ना, तो काफी चीजें ऐसी गूगल में देख के आते हैं जो अनऑथेंटिकेट है, पता नहीं कहाँ से रिसोर्सेज से वो चीजें देखते हैं और उसके बाद वो आपसे डिस्कशन करते हैं। तो ब्रांड अथॉरिटी बनने के बाद ये चीजें खत्म हो जाती है, वो आपसे डिस्कशन करेगा और आपको सुनेगा भी। तो ये चीजें जरूरी है, जितना जल्दी हो सके अपना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हुई, जो 90s के दौर के ऊपर कर रहे थे उन चीजों को चेंज कीजिए। तो जितना जल्दी आप चेंज करेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। आपका वेबसाइट भी होना चाहिए, वेबसाइट को वेल मैनेज आप कीजिए, रेगुलर बेस पे उसको टाइम दीजिए। जिस तरीके से आप टीवी को टाइम देते हैं, आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम देना होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि किसी एजेंसी को हायर करके पूरा काम उनको दे दे, दैट इज पॉसिबल। उसके अलावा अगर आप खुद थोड़ा सा उसमें टाइम देते हैं तो वो जो रिजल्ट निकल के आने वाले होते हैं, जो आपको 2 साल में रिजल्ट मिलते हैं, वो आपको 6 मंथ में रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आपका पूरा रोल उसके अंदर होना चाहिए, पूरा पार्टिसिपेंट उसके अंदर होना चाहिए। पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम वीकली आपको 1 या 2 घंटे आपको सोशल मीडिया पे देने चाहिए, आपकी डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर देना चाहिए, आपको अपनी ब्रांडिंग, डिजिटली जो आपको ब्रांडिंग बिल्ड करना है उसके ऊपर आपको देना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गूगल फॉर्म के अंदर अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए फॉर्म बनाने के अंदर, या फॉर्म को किस तरीके से सर्कुलेट करना है, ये अलग अलग फॉर्म, आप जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये तो मैंने ओपीडी फॉर्म दिया है। उसके अलावा आप अपने स्टाफ के लिए फॉर्म बना सकते हैं। जितना भी स्टाफ है उनका एक पूरा डिटेल आप नोट कर सकते हैं, आपके पास एक्सेल में रहेगा। आपका पर्सनल जीमेल आईडी यूज कीजिए, आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल का जीमेल आईडी यूज कीजिए, तो डाटा वहां पे क्या होगा, सेव रहेगा आपके पास। अब मान लीजिए आपके पास स्टाफ है, स्टाफ के अंदर पूरा डिटेल्स आप कहाँ सेव करते हैं, आपके पास प्रिंट आउट है, आपने रिज्यूमे ले रखा है, वो सेव करके रखते हैं। लेकिन आप पूरे स्टाफ का एक फॉर्म बना सकते हैं। तो फॉर्म को जब स्टाफ फिलअप करेगा तो आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। इवन इन द उसके अंदर आप फोटो भी अपलोड करा सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा सकते हैं, आईडी प्रूफ आप अपलोड करा सकते हैं। वो पूरा आपका फ्री में स्टोर हो रहा है गूगल के अंदर। यहाँ पे आपका कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पे करना है आप टाइम, आपको पे करना है आपकी विल पावर, आपको एक एक्शन ओरिएंटेड होकर काम करना है, तो ही आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप एक डॉक्टर है, कंसल्टेंट है या बिजनेस ओनर, आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे लिंक दिया, आप मेरे साथ फ्री में 1-to-1 बुक कीजिए। वहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस के मॉडल के बारे में, और मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरीके से आप अपने बिजनेस को टोटली डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद इन 90 डेज ओनली। तो वो स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, 6 स्टेप का जर्नी है। पहले हम ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे, बिल्ड ए ब्रांडिंग। वहां पे अपनी पोजीशनिंग सेट होती है, हमें किनको टारगेट करना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज करना है। ऑलरेडी आपने ब्रांडिंग कर रखा है तो हम रीब्रांडिंग के ऊपर फोकस भी करते हैं। वहां पे ब्रांडिंग का मतलब यहाँ पे लोगो डिजाइन नहीं है, हम लोगो से अलग हटकर बात यहाँ पे करते हैं। तो वो मैंने पूरा लिंक आपको डिटेल में दिया है, उनको आप समझ पाएंगे कि ब्रांडिंग का मतलब क्या है। ब्रांडिंग होने के बाद हम डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर बात करें। अब डिजिटल प्रेजेंस के अंदर वेबसाइट ही नहीं होता है, वेबसाइट के अलावा भी काफी ऐसी चीजें होती है, जैसे सोशल मीडिया हुआ या आपके लोकल डायरेक्टरीज हुए, जीएमबी हुआ, तो वहां पे आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, सबकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए पिलर्स आपके मजबूत होने चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपके पिलर्स मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपके पिलर्स है ही नहीं और डायरेक्टली मार्केट कर दिया, मतलब आपके पास क्लिनिक या हॉस्पिटल है ही नहीं और मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया। ये वही चीज है कि जब आपके पास पिलर्स नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कैसे। तो पहले ब्रांडिंग होगा, फिर आपका डिजिटल प्रेजेंस होगा, फिर हम कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। कंटेंट के स्टेज हम डिस्कस करेंगे, हम कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। कंटेंट की स्टेज की बात करूं तो पहले अवेयरनेस स्टेज होती है कि अपने पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से अवेयरनेस करना है, तो उसके टॉपिक बनाए जाते हैं।
फिर अवेयरनेस के लिए कंटेंट बनाया जाता है। कंटेंट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि वीडियो भी किस तरीके से बनानी है, इमेज कैसे बनानी है, हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको टॉपिक सर्च करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप किसी को हायर कर सकते हैं और काफी कम कॉस्ट के अंदर या ऑटोमेशन के जरिए ये सब चीजें काफी इजीली हो सकती है। उसके बाद आपको कैलेंडर बनाना है कि किस दिन क्या पोस्ट होना चाहिए। मंडे को मोटिवेशनल, फ्राइडे को आपका हेल्थ होना चाहिए, या आप सैटरडे को लाइव आएंगे। तो ये सारी चीजें जब आपकी प्लान हो जाती है ना तो आपको करने में काफी आसानी हो जाती है। जब कंटेंट कैलेंडर आपका बन जाता है, कंटेंट प्लानिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद हम जाते हैं ग्रोथ द हैक सिस्टम के अंदर। उसके अंदर हम ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज करेगा। और उसके बाद हम ऑटोमेशन पे फोकस करते हैं। ऑटोमेशन के अंदर जैसे मैंने एक आपको सिंपल एग्जांपल दिया गूगल फॉर्म का, इस तरीके से हर चीज को करने के लिए जहां पे अपने को प्रॉब्लम आ रहा है, जिन चीजों को करने में हमें समय लग रहा है, उन चीजों को हम ऑटोमेट या डेलीगेट कर सकते हैं। अब ऑटोमेट कर दिया टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, अभी हमें काफी ऐसी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, वीडियो एडिटिंग में दिक्कत आ रही है, तो काफी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी को हायर कर सकते हैं ओवरली बेस के ऊपर। वो आपके लिए आप वो जो सिस्टम है जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो डेलीगेट कर सकते हैं उनको। वो चीजें भी हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो जर्नी है वो काफी आसान हो जाए और अपने बिजनेस को 10x तक ग्रोथ अचीव कर पाए और अपनी बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर फ्रीडम अचीव कर पाए। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर 10x ग्रोथ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, आप मेरे साथ 1-to-1 जूम के ऊपर आप मीटिंग कीजिए। 30 मिनट का मीटिंग रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। वहां पे अपनी क्लैरिटी के ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी बिजनेस, थैंक यू वेरी मच।